लोगों ज्यादातर आते होंगे क्योंकि आप लोगों ने फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़े हैं। तो जब मैं अपने दूसरे कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में भी पढ़ा रही थी वेक्टर्स, तो उनको मोस्टली जो बेसिक्स थे वो आते थे। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे भाई, क्या होता है वेक्टर। यस, वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस पढ़ा था ना, बचपन में ही पढ़ लेते। यस मिस। तो क्या होता है। वेक्टर होता है जो डायरेक्शन बताए। यस, वेक्टर डायरेक्शन बताता है और उसके साथ दो चीज होती है ना, डायरेक्शन एंड। डायरेक्शन एंड जो है मैग्नीट्यूड। यस, मैग्नीट्यूड या लेंथ जो भी आप कह लें। डायरेक्शन जो है और मैग्नीट्यूड बना के जो है लेंथ जो है, वो बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक्स है वेक्टर की। इसमें ये लिखा है, इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग अ वेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू क्वांटिटीज, लेंथ एंड डायरेक्शन, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइन सेगमेंट से, एरो हेड से रिप्रेजेंट होता है वेक्टर। और जो बेसिकली उसका जो एरो हेड वो क्या कहलाता है, एक था टर्मिनल और दूसरा क्या था। इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल। ठीक है, जहां से स्टार्ट होगा और जहां पे खत्म होगा। तो जहां से स्टार्ट होगा वो पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, यूजुअली वी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। और जहां पे खत्म होगा जो एरो हेड है वो दैट इज टर्मिनल। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा है इन्होंने, वेक्टर्स इन द प्लेन। A vector in the plane is represented generally by a directed line segment whose initial point is on the original and whose terminal point is in the point x comma x1 comma x2। ठीक है, जो पॉइंट है x1 comma x2 ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है x की वैल्यू को और y की वैल्यू को। ठीक है, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा टर्मिनल पॉइंट कहाँ पर है, यानी कि जो है वो वेक्टर कहाँ पे स्टॉप हो रहा है। उसके बाद फिर इन्होंने क्या है, शोन इन द फिगर 4.1, इसी फिगर की वो बात करें। दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेम ऑर्डर्ड पेयर यूज्ड टू रिप्रेजेंट टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये जो टर्मिनल पॉइंट है बेसिकली ये ऑर्डर्ड पेयर है। और इसी से वेक्टर रिप्रेजेंट होता है, यानी कि जब भी कोई वैल्यू दी जाएगी आपको वेक्टर की, वो किसी नंबर फॉर्म में दी जाएगी, किसी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दी जाएगी, जिसमें से पहली वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी वाई को। अब वो बेसिकली उसका टर्मिनल पॉइंट है और इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। Audit pair used to be represent its terminal point, that is x1 comma x2। और कैपिटल x जो है बेसिकली जितना भी हम वेक्टर पढ़ेंगे इसमें क्लास, वो रिप्रेजेंट होगा एक तो स्मॉल नंबर से। ठीक है, मतलब स्मॉल अल्फाबेट से ए बी सी डी एक्स वाई यू वी, यूजुअली तो हम यू वी डब्ल्यू लेते हैं, और ये हमेशा बोल्ड के अंदर रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखें एक्स जो है वो बोल्ड में लिखा हुआ है, यानी कि ये वेक्टर है। जब भी टेक्स्ट के अंदर बोल्ड में लिखी हुई हो कोई चीज, कोई भी अल्फाबेट स्मॉल में और बोल्ड में, तो आप समझ जाएंगे कि वो वेक्टर की बात करें। वरना यूजुअली पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि वेक्टर की जब भी हम बात करते थे, हम एक एरो हेड बना देते थे उस अल्फाबेट के ऊपर, और वो रिप्रेजेंट करता था कि वो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस बुक में बोल्ड से, स्मॉल बोल्ड अल्फाबेट से लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेट x1 एंड x2 आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। वो कह रहे हैं कि जो x1 और x2 है उनका नाम क्या है, वो बेसिकली कंपोनेंट्स कहलाते हैं वेक्टर के। अगर हम 2 डायमेंशन में है तो ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अगर हम 3 डायमेंशन में बढ़ रहे हैं तो ऑर्डर्ड ट्रिपल कहलाता है वो, उसका नाम जो है। उसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट होंगे, x1 x2 x3। इसी तरह जब हम 3 से ज्यादा जाते हैं तो हम फिर n डायमेंशंस की बात करते हैं, हम n डायमेंशंस में चले जाते हैं, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 6 हो। ठीक है, तो हम एन डायमेंशंस में भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितने भी डायमेंशंस होंगे वो सारे कॉमा करके लिखे जाएंगे और सारे उसके कंपोनेंट्स होंगे। इफ
टू वेक्टर्स इन द प्लेन, मैंने ये दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, एक u है, u1 कॉमा u2 की कॉम्पोनेंट्स है, और v वेक्टर है, v1 कॉमा v2 की कॉम्पोनेंट्स है, आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ u1 v1 इज इक्वल टू, अच्छा ये कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स जो हैं वो तब इक्वल है जब उनके कंपोनेंट्स बराबर होंगे, यानी कि u1 बराबर है v1 के और u2 बराबर है v2 के, यानी कि x कंपोनेंट के बराबर है और y कंपोनेंट जो है u का वो भी v के y कंपोनेंट के बराबर है। चले रिमार्क पढ़ लेते हैं। रिमार्क में क्या लिखा हुआ है? द टर्म वेक्टर derived from the Latin word lectus meaning to carry. The idea is that if you were to carry something from the origin in the to the point x1 comma x2, the tip could be represented by the directed line segment from 0 to x1 comma x2. Vectors are represented by the lowercase letters set in the bold case, such as u, v, w, x. वही वाली बोल्ड केस की बात हो रही है। क्लास आपको आवाज बारिश की ज्यादा आ रही है या मेरी आ रही है? बारिश की आ रही है। बारिश की बारिश ज्यादा ही आ आ रही रही है। है। अच्छा एक मिनट मैं बारिश की ज्यादा आ रही है। आप लोग कहाँ बैठे हैं? आप लोग की क्यों नहीं आ रही मुझे बारिश की आवाज? मिस यहाँ बारिश नहीं हो रही ना इसलिए। बहुत तेज माइक बारिश ऑफ किया हुआ है, इसलिए हमारे नहीं आ यहाँ तो रही। बहुत तेज हो रही है। बहुत तेज बारिश हो मिस रही है। नेट का मसला भी आ रहा है, नेट भी आ रहा जा रहा है बार बार। हाँ नेट का मसला आएगा, इसीलिए मैंने कहा रिकॉर्डिंग सुन लेगा। मैं भी डेटा चलाती हूँ, मेरा घर का नेट भी नहीं चल रहा और मुझे नहीं पता डेटा कितना रहता है, कब तक चल रहा है मैम आप चला ले। रिकॉर्डिंग लाइट शेयर कर जाने वाली है। हाँ मैं लाइट रिकॉर्डिंग जाने वाली है। इंशाल्लाह मिस शेयर ये करूँ। मैसेज भी आया ये मेंटेनेंस भी का मैं हो ग्रुप पे सकता है शेयर कर लाइट दीजिएगा। जाने वाली हो। या हमारी तरफ मेंटेनेंस का मैसेज भी आया, लाइट चली जाएगी कभी भी। तो मेंटेनेंस कैसे हो सकती है बारिश में? मिस वो यहाँ पे ये फीडर बारिश ट्रिप में हो जाते हैं। वो खुद बंद कर देंगे ना लाइट। मिस वो हाँ बारिश हो रही थी तो पीएमटी में ब्लास्ट हो गया था इस वजह से। अभी तो कोई नहीं सही करेगा तुम्हारा पीएमटी, तुम रहने दो। मैं ऑफ कर दे आसिफ क्लास। इसमें आपको साथ पता जल्दी है तो हम चला। मैम ऑफ कितना कर दें। पीछे है? कभी मैम ऑफ इसे कर ऑफ दें। दे। मेकअप क्लास रख लेगा। प्लीज मिस मेकअप क्लास नहीं स्टूडेंट्स में जो बड़े आपको पता है आप लोग कितना पीछे है? इसका कर लेंगे मैम वो मिस। रिकॉर्डिंग शेयर नहीं जाती है। फिजिकल क्लासेस मुझे पता है, मैं अपने अपना नेक्स्ट बता मंडे दूं, से मैं कंप्यूटर साइंस जो पढ़ा रही हूँ, मैं 36 लेक्चर पे वो थी। आप लोग कौन से लेक्चर पे आपको पता है? नहीं 28 पे। और अभी कितने आपने बार 28 कवर किए। मिस 8 का तो फर्क है, बस 8 लेक्चर का। और दूसरी बात ये कि आप लोग कोर्स में भी बहुत पीछे। मेरा बच्चों वेक्टर का चैप्टर खत्म होने वाला है। मैम फिजिकल में एडजस्ट कर लिएगा। मिस कल भी तो आपकी क्लास है ना। प्लीज मिस प्लीज। मैम समझ ही नहीं आएगा तो फिर फायदा थोड़ी ना है। मैं उसके लिए बोल रही हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अभी तो इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी है वेक्टर की, इसमें क्या नहीं समझ आ रहा? मिस मतलब कि बारिश हो रही है मैम ना तो मैम अरे मिस माइंड डाइवर्ट हो रहा है ना बार बार। आप अच्छा माइंड को भाई डाइवर्ट नहीं करें, आप खामोशी से पढ़ लें यहाँ पे इतने और जिसका दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का वो बाद में लेक्चर सुन ले, वो जबरदस्ती नहीं है कोई। अटेंडेंस अटेंडेंस लगा देना। क्लास मेकअप क्लास रख लिएगा मिस आप। मेकअप जो हालात चले ना, आपकी मेकअप भी रखनी पड़ेगी बेटा। मिस तभी क्लियर। अच्छा जल्दी जल्दी पढ़ लेते, 1 घंटे पढ़ लेते फिर ऑफ कर देंगे, ठीक है? और बारिश रात तक है, कोई अभी खत्म नहीं हो रही, और ना आपकी जिंदगी की आखिरी बारिश है। आप इतना परेशान नहीं हो। कुछ पता नहीं जिंदगी का। मिस पता नहीं 5 मिनट बाद क्या हो। हाँ, जाओ 5 मिनट Yes, बाद की तुम्हें इतनी टेंशन है तो अभी तुम पढ़ लो। मिस मैं तुम्हें ट्राई बता करने रही हूँ इंशाल्लाह नहीं होगा, यस मिस आप कंटिन्यू करें। है ना? मिस मैं जरा नहीं माइक दे बंद रही कर है। देती हूँ। स्पीकर आपकी तरफ, माइक बंद कर देती हूँ।
अच्छा, एक सिंपल सी एग्जांपल थी, उन्होंने जो है वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, पहला वेक्टर है 2,3, दूसरा वेक्टर है -1,2। ठीक है, अब इन्होंने 0 से ओरिजिन से स्टार्ट किया है, एक्स की वैल्यू 2 ली है, वाई की वैल्यू 3 दी है। जैसे आप ग्राफ बनाते हैं, हम पॉइंट लिया, पॉइंट 0 से इस पॉइंट तक कनेक्ट कर दिया, ये हमारे पास पहला वेक्टर आ गया। दूसरा वेक्टर था -1,2, तो एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की 2 है, उस पे पॉइंट रखा उन्होंने, और 0 ओरिजिन से पॉइंट लाइन खींच दी, इस पॉइंट तक हमारे पास दूसरा वेक्टर बन गया। इसी तरह इन्होंने कहा है जो सबसे बेसिक वेक्टर का ऑपरेशन है वो क्या है, वेक्टर एडिशन। एडिशन कैसे करते हैं भाई, उन्होंने कहा था फर्स्ट बेसिक वेक्टर ऑपरेशन इज वेक्टर एडिशन, उसमें हम कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। टू ऐड टू वेक्टर्स इन द प्लेन, ऐड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। वो कह रहे हैं जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होंगे, x1 के साथ ऐड होगा, y1 के साथ ऐड होगा। दिस इज द सम ऑफ u एंड v इन द वेक्टर्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं u और v का एडिशन वो बता रहे हैं कि इन्होंने पहले कंपोनेंट बताया कि 2 डायमेंशन है, u1 u2 है, इसी तरह v1 v2 है। इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करके क्या है, u1 प्लस v1 कॉमा u2 प्लस v2। ठीक है, जनरली उन्होंने लेफ्ट साइड पे इसकी देखिए डायग्राम भी दिखाई हुई है उन्होंने, और उन्होंने बताया कि दोनों ऐड होके यहाँ पे आएंगे, और ये डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है यूजुअली। ठीक है, लिखा हुआ भी वर्डिंग में ये है, जनरली द सम of two vectors in the plane is represented as the diagonal of the parallelogram। ठीक है, diagonal of the parallelogram क्या है, जो u है उसी की प्रोजेक्शन बनाई जाती है v वेक्टर से, जो उसका टर्मिनल पॉइंट है उससे हम ज्वाइन करते हैं, और इसी तरह v की प्रोजेक्शन ऊपर बनाई जाती है। जैसे हमारे पास ये डायगोनल, ये डायमंड शेप बन गया है, ये कौन सा शेप बनता है, रेक्टेंगुलर टाइप। रेक्टेंगुलर होता है बेसिकली, रेक्टेंगुलर ही कहते हैं, लेकिन ये हाथ स्ट्रेट नहीं है तो डायमंड टाइप लग रहा है। उसका जो डायगोनल, पैरेललोग्राम, एग्जैक्टली पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो एडिशन कहलाता है दोनों वेक्टर्स का। ठीक है, तो वही उन्होंने बताया हुआ है कि u प्लस v जो है इसका डायगोनल है, और कंपोनेंट्स को ऐड करने से हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या है, इन द नेक्स्ट एग्जांपल वन ऑफ द वेक्टर यू विल ऐड इन द वेक्टर 0,0 इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। वो कह रहे हैं कि नीचे जो एग्जांपल दी हुई है उन्होंने उसमें जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट किया है। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसमें दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू 0 समझने के ओरिजिन है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये जीरो वेक्टर है, और ये डोनेट होता है 0 से। ठीक है, और ये देखें ये जो 0 है ये बोल्ड में लिखा हुआ है क्योंकि ये जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद नीचे इन्होंने एग्जांपल्स के अंदर एडिशन बताई है, एडिंग टू वेक्टर्स इन द प्लेन। ठीक है, दो वेक्टर्स जब प्लेन में ऐड हो रहे हो तो उनका क्या आंसर है। सबसे पहले क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। पहला वेक्टर क्या है, बहुत ही आसान है, u कंपोनेंट है 1,4 और v कंपोनेंट है 2,-2। देखिए आप पहली डायग्राम बनी हुई है, इसमें 1,4 भी बना हुआ है और 2,-2 भी बना हुआ है। ठीक है, अब 1 को 2 में ऐड करेंगे वी हैव 3, 4 में ऐड करेंगे -2, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 3,2 देखें ये रहा, तो ये इसका डायगोनल बन रहा है। इन्होंने एरो हेड करके दिखाया है कि u प्लस v की लाइन ये है और 3,2 इसका आंसर है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, जिसमें दोनों ऑपोजिट है, यानी कि u कंपोनेंट हमारे पास क्या है 3,-2 u वेक्टर का, और v वेक्टर का हमारे पास -3,2 है। तो 3 में से जब -3 ऐड होगा तो 0 हो गया, इसी तरह -2 + 2 में ऐड होगा तो 0। तो देखिए इसमें हमारे पास दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट थे, दोनों वेक्टर्स u और v ऑपोजिट थे, इनका सम क्या है, ये बीच वाला इनिशियल पॉइंट 0,0। फिर तीसरा क्या है 2,1 + 0,0, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास ऐड हो, जब 0 के अंदर कोई वेक्टर ऐड हुआ तो वापस बेचारा वही वेक्टर आ रहा है। तो ये देखिए ये इस तरह से बताया हुआ इन्होंने, पहले ये बताया कि ये v वेक्टर है 0,0 और ये u वेक्टर है और यही इसका एडिशन भी है। तो ये तो बहुत बेसिक था, याद है क्लास आप लोग को, ये एडिशन तो कर लेंगे आप लोग। यस। ओके, नेक्स्ट जो है सबसे बेसिक एडिशन के बाद हमारे पास ऑपरेशन आता है। द सेकंड बेसिक वेक्टर ऑपरेशन इज
स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। द मल्टीप्लीकेशन to multiply a vector v by any scalar multiple each of the component of v by c, that is, वो कह रहे हैं कि जब भी हम स्केलर मल्टीपल ऐड करेंगे वेक्टर के अंदर, तो वो उसके कंपोनेंट से, यानी कि दोनों जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें हमारे पास 2 डायमेंशन था, v वेक्टर में v1 v2 था, तो c जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, उसके दोनों कंपोनेंट से, v1 से भी और v2 से भी, ठीक है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 दैट द वर्ड स्केलर इज यूज्ड टू मीन अ रियल नंबर। हमें वो कह रहे हैं कि चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था कि स्केलर जो है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। Usage arose from the fact that multiplying a vector by a real number changes the scale of the vector। ये कह रहे हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है रियल नंबर की वेक्टर के साथ, वो उसकी क्या चेंज कर देता है, उसका स्केल चेंज कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली वो उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज कर देता है। फॉर इंस्टेंस, इफ अ वेक्टर v is multiplied by 2, the resulting vector is 2v, ठीक है। is a vector having the same direction as v and twice the length। वो कह रहे हैं कि डायरेक्शन सेम रहती है, लेकिन जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है उसका, वो डबल हो जाता है। जो भी नंबर्स आप रियल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी उसके रिस्पेक्ट से, ठीक है। देन वी हैव in general, for a scalar c, the vector cv will be, अच्छा वो कह रहे हैं यूजुअली स्केलर जो है ना वो पॉजिटिव होता है एब्सोल्यूट में c times as long as v। if c is positive then cv and v have the same direction। वो कह रहे हैं अगर c पॉजिटिव है तो वो उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा जितना भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर, यानी कि जो भी स्केलर मल्टीप्लाई करे उतनी उसकी डायरेक्शन, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी उसी सेम डायरेक्शन में। बट एंड इफ सी इज नेगेटिव, अगर सी नेगेटिव है, देन सी वी हैव द ऑपोजिट डायरेक्शन। हमारे पास लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी, ठीक है। तो नेगेटिव सी यानी कि नेगेटिव स्केलर नंबर से हमें फर्क ये पड़ रहा है कि जो है लेंथ जो है वो बढ़ तो रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। This shows in the figure 4.5। इस फिगर में वो बता रहे हैं आपको कि अगर हमारे पास लेंथ जो है वो पॉजिटिव में बढ़ रही है तो ये देखिए ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्लस में, और अगर ये नेगेटिव में बढ़ रही है तो ये नीचे जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। A product of a vector and the scalar -1 is denoted by, अच्छा वो कह रहा है अगर स्केलर -1 है तो उसका जो प्रोडक्ट है कैसे डोनेट किया जाता है, -1 इज मल्टीप्लाई बाय v, और स्केलर है -1, वो मल्टीप्लाई हो रहा है v के साथ, v वेक्टर के साथ, तो हम लिखेंगे -v, क्योंकि आपको पता है 1 हम लिखते नहीं है। द वेक्टर -v इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ v। तो कह रहे हैं कि जो -v है वो बेसिकली कहलाएगा v का नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हमने उसको अपोजिट मतलब नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई, तो वो अपोजिट हो गया, नेगेटिव हो गया। द डिफरेंस ऑफ u एंड v इज डिफाइंड एज, वो कह रहे हैं कि जो डिफरेंस है ना वो अभी हम इसी कॉन्सेप्ट से लेते हैं, ठीक है। तो u माइनस v जो है वो किस तरह से लिखा जाता है, u प्लस माइनस v, यानी कि जो इसमें v है वो नेगेटिव ऑफ द v होगा, एक सिंपल v का। And you can say that v is subtracted from u, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि v जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है u से, या आप कह सकते हैं कि नेगेटिव v जो है वो ऐड हो रहा है u में। तो बोथ का आंसर एक ही होगा। यहाँ तक समझ आया नेगेटिव v और स्केलर मल्टीप्लिकेशन? क्या सब बारिश में चले गए? नहीं बस यही है। मुझे समझ नहीं आता कैसे इतनी मैम? एक्साइटमेंट कराची वालों को बारिश की होती क्यों है, जब बारिश के बाद इतना बुरा हाल होता है, ना नेट सदियों चलता है में ना एक बिजली बार आती आती है बारिश। मैम वो
कर दिया दो कहाँ बार से पाँच बेटा, मिनट क्या हो बाद गया? आप कर पहले चल रहे सदियों हैं में सदियों में सदियों में। नहीं ऐसा नहीं, अब तो आने लगे, भी तो हमारे पास आखिरी 29वें रोजे बारिश पे भी था इतनी बारिश। मीन्स बारिश में तो एंजॉय आपका करनी हाल है। चाहिए, भले कहाँ एंजॉय करने में एंजॉय कर हाल लेंगे, ठीक है। गर्मी आने वाली है। मैं यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी पहले रोड कहा वगैरह थोड़ा सा पढ़ खराब हो लेंगे, जाती उसके बाद आप की एंजॉय बारिश कर है। लेगा। इसमें थोड़ा सा जरूरी नहीं आज भी क्लास है। आज की दिक्कत हो जाए, एंजॉय करें, बारिश गर्मी आने वाली है। बारिश की प्रिडिक्शन कल भी है, बारिश मैम पूरे नेट दिन भी है इशू आज कर भी। रहा है मैम। अच्छी मजा है ना। मैम आज हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। नहीं मुझे आप लोग पे भरोसा, आप कल भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे हम नहीं इसका। मैम नहीं करेंगे। Students, I do not नहीं have this authority to cancel your class because this मिस, is आप not ये my सब मेरे class. को- ठीक है, पहली बात तो ये मेरी क्लास नहीं है, ये किसी और टीचर की क्लास है, मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकती। मैम इसमें ज़्यादा होती है, वो कैंसिल कर देती मैम। मैम इस पर ज़्यादा कभी ऐसे कैंसिल नहीं करती, मैंने मैडम अपने नेट इशू 4 कर रहा साल है में कभी बारिश की भी नहीं वजह से। देखा उनको क्लास वो कैंसिल मान करते जाती हुए। हैं। चुकी डेटा मैडम चल तो रहा है क्लास मैम। मैम वो कैंसिल करते हुए रमजान कभी नहीं देखा। फ्राइडे की क्लास वो कैंसिल कर देती थी, मतलब हमें सब कंटिन्यू करें ना, क्यों सुन रही है इनकी। अच्छा चलो, मैंने तो कहा था कि हम 1 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन अगर तुम लोग जिद करोगे तो मैं 2 घंटे ही पढ़ाऊंगी। नहीं मिस, आप 1 घंटा ही पढ़ा। तो ऐसा नहीं करना। मैम 1 घंटा ही ठीक है। तो पढ़ लें जल्दी से फिर। बारिश खत्म हो रही है। मिस आधा घंटा तो हो मैम एक चुका है। दिन से नहीं होता मैम। ऑपरेशंस, अच्छा ये पढ़ मैम लें एक दिन से कुछ नहीं क्लास। होता। मिस पढ़ाए होता आपको टाइम की कदर का अंदाजा नहीं है, मुझे टाइम की कदर का अंदाजा है। ऑपरेशंस विद एक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। प्रोवाइड किया नॉन एक्टर, इन्होंने का स्केलर मल्टीपल परफॉर्म करना है पहले पार्ट में, दूसरे में सब्ट्रैक्शन करना है और दूसरे में स्केलर मल्टीपल के साथ एडिशन परफॉर्म करना है। उन्होंने 2 वेक्टर्स दिए 2 डायमेंशन के, -2,5 कंपोनेंट है वी वेक्टर का और यू का 3,4 है। ठीक है, v जो है उसके अंदर हाफ मल्टीप्लाई होगा -2,5 से, तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -1,5/2। ठीक है, ये आ गया पहले का आंसर। दूसरे का आंसर क्या है? u माइनस वी। अच्छा, u में से v माइनस करेंगे तो v माइनस हो रहा है, यानी कि ये ऑपोजिट होगा, ये ऑपोजिट से मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया 2 और ये हो गया -5, 2 और -5 ऐड हो जाएंगे इसमें, तो 2 + 3 5 हो गया, और -5 और 4 ऐड हो जाएंगे तो वी हैव -1। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 5, ठीक है। तीसरा है हमारे पास हाफ, अभी तो हमने हाफ भी कर लिया था, इसका ऐड कराएंगे किसमें? u में। u क्या था? 3,4। तो पहले वाले का रिजल्ट लिखा प्लस 3,4, इसको ऐड करा देंगे, सिंपल एलसीएम लेंगे। पहले वाला तो ऐड हो जाएगा आराम से, 3 - 1 ऐड होगा तो हमारे पास बना 2, और 5/2 + 4 को जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13/2। ये तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस है, ये आप कर सकते हैं। देन वी हैव द डिफिकल्ट पार्ट, जिसके अंदर हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज है। क्लास ये प्रॉपर्टीज प्रूव करने को भी आती है, मैंने अपने मिड टर्म में दी थी इस तरह की प्रॉपर्टीज प्रूव करने को। आप, मुझे नहीं पता आप लोग के मिड टर्म में था क्या, लेकिन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज है ये 10। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सबसे पहले इसमें इन्होंने बताया कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं u v w, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास c और d जो है वो 2 स्केलर्स हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। हमारे पास जब भी प्रॉपर्टीज की बात की जाती है वो 2 ऑपरेशंस के हिसाब से होती है, या तो एडिशन के हिसाब से होगी या मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से होगी। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर अंडर एडिशन है, ठीक है। वो बताती है कि u + v इज अ वेक्टर इन द प्लेन, ठीक है। u और v जो है ना, दोनों वेक्टर्स थे, दोनों का जो एडिशन है वो भी वेक्टर होगा प्लेन के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, पढ़ी है आप लोगों ने? मैट्रिक्स में, Yes. मैट्रिसेस में ये होल्ड नहीं करती, यानी कि a + b इज नॉट इक्वल, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड नहीं करती और एडिशन के लिए होल्ड करती है।
सो ए प्लस बी यानी कि यू वेक्टर जो वी वेक्टर में ऐड होगा वो बराबर है वी वेक्टर और यू वेक्टर में, यानी कि कंपोनेंट्स ही ऐड करने होते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि पहले हम यू रखें या वी रखें, दोनों बराबर है। तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की, इसमें 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पहले 2 वेक्टर्स को ऐड करके तीसरे वेक्टर को ऐड किया जाए, या पहले वेक्टर को छोड़ के सेकंड और थर्ड को ऐड करके उसमें ऐड किया जाए पहले वाले में, दोनों का आंसर हमेशा बराबर आता है। तीसरी प्रॉपर्टी चौथी प्रॉपर्टी क्या है, जीरो, इसमें जीरो वेक्टर है u प्लस जीरो, ठीक है। ये जीरो जो है वो बोल्ड में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर है, जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर जब किसी भी वेक्टर में ऐड होगा तो हमें वो ओरिजिनल वही वेक्टर वापस मिलेगा, बिल्कुल जैसे जीरो एडिशन होता है किसी भी नंबर में, जीरो ऐड करेंगे तो वापस वही नंबर मिलता है, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम u को ऐड करा रहे हैं उसके ऑपोजिट से, यानी कि उसके नेगेटिव यूज से, और हमें अब क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मिल रही है, यानी कि जीरो मिल रहा है, जीरो वेक्टर, क्योंकि एडिशन की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो। पता है ना क्लास आपको ये? यस। गुड, ठीक है। 6 के अंदर हमारे पास क्या है, स्केलर मल्टीपल है, इसको हमारे पास क्या लिखा है, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उन्होंने कहा है कि किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे यू के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर ही होगा प्लेन के अंदर, ठीक है। जैसे एडिशन थी कि 2 वेक्टर्स का एडिशन भी वेक्टर होगा प्लेन के अंदर, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर मल्टीपल को वी के साथ किसी वेक्टर के साथ, तो जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर ही होगा और वो भी उसी प्लेन का हिस्सा होगा। अच्छा, प्लेन इन द सेंस ये वो डायमेंशन की बात करें कि अगर 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन में ही होगा, 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन में ही होगा। 7 के लिए वो क्या बता रहे हैं कि स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, सी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है यू प्लस वी में, और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये बेसिकली कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लेफ्ट साइड पर है सी, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है, ठीक है। और जब ये राइट साइड पे होगा तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है। अच्छा, इसमें 2 प्रॉपर्टीज, इसमें 2 स्केलर हैं, पहले वाले में 2 वेक्टर्स थे, दूसरे वाले में 2 स्केलर्स हैं, ठीक है। पहला स्केलर जब मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे के साथ, और ऐड यानी कि हम 2 वेक्टर्स को ऐड करा के स्केलर मल्टीप्लाई कराएं, या फिर हम दोनों को पहले अलग अलग स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करा दें, दोनों का आंसर बराबर होगा। वही चीज उन्होंने उसके लिए भी की है कि अगर 2 स्केलर्स हो और एक जो है वो वेक्टर हो, तो उसके लिए भी सेम प्रॉपर्टी है कि दोनों नंबर्स को हम दोनों स्केलर्स को ऐड करा के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, या दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करा के ऐड करा ले, आंसर सेम ही होगा। 9 के अंदर हमारे पास अगेन 2 स्केलर्स हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में u के साथ, ठीक है। इन्होंने इसको नाम दिया हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें पहला स्केलर बाहर है, दूसरे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर, और फिर उसका आंसर मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ। इसमें दोनों स्केलर्स पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर उनका आंसर मल्टीप्लाई हो रहा है यू के साथ। 10 प्रॉपर्टी में हमारे पास है 1। अब 1 जो है इसके अंदर स्केलर होगा और वो मल्टीप्लाई हो रहा है यू के साथ, और यू के साथ जब मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर वापस आता है, तो वही चीज है कि जब हम को मल्टीप्लाई करेंगे यू वेक्टर के साथ तो हमारे पास अगेन यू वेक्टर ही आएगा। इन सबको प्रूफ किया हुआ है नीचे, और क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि मैडम ने प्रूफ नहीं कराया तो मैं अभी प्रूफ नहीं करा रही, लेकिन जब मैडम वापस आएंगी तो हम मैडम से पूछ लेंगे कि मैडम प्रूफ करना है या नहीं करना है, उस हिसाब से वी विल डिसाइड। वेक्टर्स इन आर एन डायमेंशन, ये वही बात है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि सबके ऑर्डर पेयर के नाम है, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर के नाम लिखे हुए, The discussion of vectors in the plane can now be extended to a discussion of vectors in n spaces, ठीक है।
A vector in n spaces is represented by an ordered n tuples. For instance, an ordered pair triple has the form x1, x2, x3. वो यही कह रहे हैं कि हम जो है वेक्टर्स को n स्पेसेस तक जो है वो डिफाइन कर सकते हैं और जो है n उसको जो n कंपोनेंट्स तक जो है उसके कंपोनेंट्स n डायमेंशंस तक जब जाएंगे तो उस ऑर्डर्ड पेयर का जो नाम होगा वो ऑर्डर्ड n टपल्स कहलाता है। ठीक है, अगर 3 है ऑर्डर्ड पेयर में कंपोनेंट्स तो हमारे पास जो है वो कहलाता है, वो ऑर्डर्ड ट्रिपल कहलाता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपल के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड क्वाड्रुपल में हमारे पास 4 होते हैं। एंड जनरली इन आर जनरल ऑर्डर्ड एन टपल्स हमारे पास जो है वो n तक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, the set of all n tuples is called the n spaces, n is denoted by rn। तो वो कहते हैं जितने भी n tuples होते हैं ना हमारे पास वो कहलाता है, वो डिनोटेड करता है n स्पेस से। ठीक है, और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं r फॉर रियल नंबर, और कैपिटल में हमारे पास ऊपर इस n रिप्रेजेंट करता है कि n डायमेंशंस तक है, यानी कि हमारे पास n कंपोनेंट्स तक है। यानी कि हेलो, यस, इसको सॉल्व वगैरह करना होता है या ये बस ऐसे ही है? नहीं आगे सॉल्व करेंगे, बस पहले तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम डायमेंशंस बढ़ा सकते हैं, फिर वही जो ऑपरेशन हम 2 के और 3 के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वही हम n के लिए भी करते हैं। ओके, यानी कि 2 या 3 डायमेंशन से ज्यादा की वैल्यूज पे भी करते हैं। तो बस वो ये चीज बता रहे हैं कि पहले आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि क्या होता है n टपल्स, उसके बाद फिर वो उसके डायमेंशंस के सवाल भी कराएंगे, और जिसके सवाल बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ओके मिस। तो बस इसमें इन्होंने लिखना बताया सबसे पहले तो कि किस तरह से वेक्टर लिखा जाता है। ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर उसके कंपोनेंट्स कॉमा कॉमा करके लिखे जाते हैं। ठीक है, इसका हमारे पास जो है नाम है जो कि मैं भूल गई। दूसरा, ये वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जाता है। वेक्टर अगर आपको याद हो, आपने मैट्रिसेस में पढ़ा था रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर, याद है? यस, तो रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर की फॉर्म में भी ये लिखा जाता है, क्योंकि वो एक ही रो होती है और एक ही कॉलम होता है। ठीक है, तो हम अपने ऑपरेशन जो भी हमें करना होता है, जो हमें रिक्वायर्ड होता है, उसके रिस्पेक्ट से हम देखते हैं कि हमें वेक्टर को किस फॉर्म में लिखना है। हमें टपल्स की फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है, या फिर हमें मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। अच्छा, इसमें इन्होंने फिर क्या बताया है कि with axis in the component as with various in the plane, 2 vectors in Rn are equal if and only if corresponding components are equal. In the case of n2 and n3, the familiar x2 x3 notation is used here। अच्छा, वही नोटेशंस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कंपोनेंट्स भी इक्वल तब अगर होंगे तो हम कहेंगे कि 2 वेक्टर्स जो है वो बराबर है। और इन्होंने वही सेम केस की बात की है कि n जब 2 था, यानी कि ऑर्डर पेयर की बात हो रही थी, और ऑर्डर ट्रिपल की बात हो रही थी, जब हमारे पास 2 कंपोनेंट्स थे और 3 कंपोनेंट्स थे, उनकी जो नोटेशंस होती हैं ओकेजनली हम वही यूज करते हैं इसके लिए भी। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है इसके लिए? डिफिनेशंस ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन Rn। अब पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई n डायमेंशंस क्या होती हैं, Rn क्या होता है। अब वो उसकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको बता रहे हैं। वही होती है बिल्कुल जैसे 2 की और 3 की होती है। ठीक है, बस फर्क क्या हो जाता है? फर्क सिर्फ ये होता है कि उसके कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम जब ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो सिर्फ x और y होता है उसमें। ठीक है, जब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो उसमें x, y और z होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है x, y और z। लेकिन जब हम इससे ज्यादा की बात करते हैं तो हम फिर कहाँ पर आ जाते हैं? हम उस कंपोनेंट्स उसके बढ़ जाते हैं जब तक n तक। अब हमें इसमें जनरली उसमें लिखा है कि हमारे पास 2 वेक्टर है u और v। ठीक है, लेट u वेक्टर उन्होंने कहा उसके कितने कंपोनेंट्स है? n तक है, उन्होंने बताया नहीं है कितने हैं।
बस n डायमेंशन तक के हैं। तो क्या है u1 u2 u3 टिल un। इसी तरह फिर उन्होंने कहा v वेक्टर के भी n डायमेंशन तक है, v1 v2 v3 टिल vn। उसके बाद उन्होंने कहा ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, v वेक्टर्स इन कहाँ से, Rn से, यानी कि रियल नंबर n डायमेंशन तक बिलोंग करते हैं। एंड लेट c बी आर रियल नंबर, c जो है कोई स्केलर है, रियल नंबर है। देन द सम, अब उनका सम कैसे होगा भाई, ऑफ u एंड v इज डिफाइंड। अब उनका सम हमने कैसे पढ़ा था, दो वेक्टर्स का सम क्या होता है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, यानी कि u1 ऐड होगा v1 में, u2 ऐड होगा v2 में, u3 ऐड होगा v3 में, इसी तरह लास्ट un ऐड होगा vn में। तो देखें वही एडिशन लिखा हुआ है, u प्लस v इज इक्वल टू, ये लिखा है आराम से इनकी एडिशन। इसी तरह स्केलर मल्टीपल है, हर कंपोनेंट से जो नंबर है स्केलर, जो रियल नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा, इसके n कंपोनेंट्स हैं तो n कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें यही चीज लिखी हुई है, c मल्टीप्लाई बाय u, यानी कि c हर कंपोनेंट के साथ लिखा गया है। तो ये सिंपल था क्लास, ये समझ आ गई एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यस। यस मिस। मिस अभी टाइम हो गया है, अटेंडेंस ले लें। टाइम नहीं हुआ, 2:40 हो रहे हैं, आपकी नजर खराब है बेटा। मिस आज इनकी आप खराब पूरी ही क्लास ले रहे हैं। 1 घंटा नहीं हुआ। मिस आज पूरी 2 घंटे की ले रहे हैं, कल 1 घंटे की ले लेना। अबे जल्दी भाई, जाना तुम्हें। वो भाई देख लेते हैं अभी, आप डेटा ये करा। कर ले। इनको बहुत ज्यादा पढ़ना है यार। जिसको नहीं पढ़ना वो क्लास में मौजूद क्यों है, वो चला जाए। अच्छा, इन्होंने नेगेटिव की भी वही बात की है जो 2 डायमेंशन के अंदर नेगेटिव होता है वेक्टर का, कि हर कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव नेगेटिव के साथ है। माइनस यू का क्या मतलब है कि -1 जो है इसका मल्टीप्लाई हो रहा था हर कंपोनेंट के साथ, तो वही उन्होंने किया कि -1 मल्टीप्लाई किया हर कंपोनेंट के साथ यू का, तो ये नेगेटिव हो गया उसका वेक्टर का। तो आप डिफरेंस ले सकते हैं, आप इसको ऐड करा लें। इसी तरह इन्होंने v का डिफरेंस दिया हुआ है, अगर v कंपोनेंट जो है वो हर -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ऐड हुआ फिर u में, तो आप जो n डायमेंशंस के डिफरेंस इन्होंने ले लिए, यानी कि u माइनस v आपने आराम से ले लिया। क्या होगा, u1 माइनस v1 कॉमा u2 माइनस v2 कॉमा u3 माइनस v3 टिल un माइनस vn। और जीरो वेक्टर हमारे पास इसमें क्या है, डायमेंशंस में जितने भी कंपोनेंट है उन सारे जीरो होंगे, तो वो जीरो वेक्टर कहलाएगा उस डायमेंशन का। अब एग्जाम्पल नंबर 4 आ गई, जितना भी हमने पढ़ा है वो एग्जाम्पल के जरिए पढ़ेंगे। इन्होंने हमें दो वेक्टर्स दिए और दोनों जो है वो 3 डायमेंशन के हैं, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स हैं, इसके भी u के भी और 3 कंपोनेंट है v के भी। फिर उन्होंने कहा हमें क्या फाइंड करना है, दोनों का एडिशन फाइंड करना है, फिर स्केलर मल्टीपल फाइंड करना है, 2 के साथ u मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर तीसरा क्या है v माइनस 2u। तो ये सिंपल है, एडिशन हो जाएगी, पहले u कंपोनेंट के सारे कंपोनेंट v के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट से ऐड होंगे, यानी कि 2 ऐड होगा -1 में तो vf1, 0 ऐड होगा -1 में तो -1 आएगा, 5 ऐड होगा 1 में तो 6 आएगा। तो इस सिंपल एडिशन हो गई। इसी रिप्लाई होगा 2 के साथ, स्केलर मल्टीपल 2 है इसका, तो 2 हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा u के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। तो ये हमारे पास इसका मल्टीपल आ गया। लास्ट ये जो हमारे पास आंसर था इसको ही हम माइनस में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 0 -2, इसको ऐड करा देंगे v में, इस कंपोनेंट में इन्होंने ऐड करा दिया। इसके बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया 4 -1 3। और 4.7 में इन तीनों की ग्राफ दिया हुआ इन तीनों का।
अभी हमने यही तो पढ़ा था इसमें, और इसमें क्या अच्छा, ये आर एन के लिए भी वही प्रॉपर्टीज है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। तो वही 10 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है फॉर आर एन। देयर इज नो डिफरेंस इन एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद फिर आर एन की बात ये आ गई, इन्होंने अब डायमेंशन 4 की बात की है। पहले 2 पे काम किया हमने, फिर 3 पे किया, 4 पे काम कर रहे हैं। वही चीज है बिल्कुल, जो प्रॉपर्टीज है उसमें कोई फर्क नहीं है। ए दिया हुआ है इन्होंने, x इज इक्वल टू, उन्होंने क्या x बराबर है किसके, सॉल्व करना है फॉर x, 2u माइनस v प्लस 3v 3w। तो सबसे पहले आपको इसको प्रॉपर्टीज को जो है वो जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो यूज करनी है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस को v के साथ और प्लस 3w के साथ। तो हमारे पास ये हो गया -3 -3w। ये वाली आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2u भाई u ये है हमारे पास, ये रहा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, स्केलर मल्टीपल हो जाएगा, तो हमारे पास उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखी है 4 माइनस 2 10 और 0। फिर हमारे पास बीच में यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन लिख दिया, फिर v वेक्टर लिख दिया, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय w, इस w को वेक्टर को मल्टीप्लाई किया 3 स्केलर से, सब कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा 3 से, इसका आंसर लिख दिया यहाँ पे। और फिर क्या किया इन्होंने, इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद फिर इनका आंसर इससे सब्ट्रैक्ट किया। डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 कर ले, आपकी चॉइस है, इन दोनों को पहले करें या इन दोनों को पहले करें, आंसर सेम आएगा, क्योंकि ऊपर प्रॉपर्टी हमने यही पढ़ी थी कि मैटर नहीं करता पहले कौन से दो ऐड हो, या आंसर सेम ही रहेगा। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, दूसरी प्रॉपर्टी की है यहाँ पे, ये वाली बी पार्ट, 3x प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2u माइनस वी प्लस एक्स। तो पहले इन्होंने इक्वेशन ली, इक्वेशन लेने के बाद इन्होंने लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गए। और उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने, यहाँ से x लेके चले गए लेफ्ट साइड पे, और यहाँ से w जो है राइट साइड पे चला गया। उसके बाद इन्होंने सिंप्लीफाई किया तो 3 में से एक गया, तो वी हैव 2x, राइट हैंड साइड एज इट इज लिखी गई है। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने जो 2 है वो राइट हैंड साइड पे लेके चले गए, तो 2 जो है 1/2 में आ गई। यानी कि हम पहले पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन्होंने यूज किए रिजल्ट, और अब पूरा जो सेम ही था इक्वेशन, जो हाँ यही इक्वेशन आ रही थी जो ऊपर वाली इक्वेशन है हमारे पास। तो अब यानी कि ये जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई करा लें आप हाफ के साथ, तो आपके पास पॉइंट बी भी सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो देखिए कुछ चीजें जो है ना वो दिमाग लगा के करनी होती है। इसमें जो आंसर ए था वही बी में यूज हो रहा था, लेकिन बच्चे कभी कभी ये चीज नोट नहीं करते, और वो पूरा दोबारा सॉल्व करते हैं और टाइम जाया करते हैं, और फिर कहते हैं कि पेपर बहुत लेंदी था। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जीरो वेक्टर की बात कर रहे हैं। The zero vector in Rn is called the additive identity in Rn, ठीक है। हमें पता है जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो वो कह रहे हैं कि जीरो वेक्टर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा इन Rn। सिमिलरली द वेक्टर माइनस v इज द कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ v। वो कह रहे हैं जैसे सिमिलरली जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है Rn का, इसी तरह माइनस v जो है वो एडिटिव इनवर्स है v का। The theorem below summarize several important properties of additive identity and additive inverse in Rn। वो कह रहे हैं नीचे जो थ्योरम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स को लेके। तो इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है, अब 6 प्रॉपर्टीज बताएं मुझे क्लास की प्रॉपर्टीज आपको इसका समझ आवाज कट आ रही? प्रॉपर्टीज पढ़ने को कहा है कि प्रॉपर्टीज समझ आ रही है पढ़ के? यस मिस। क्या क्या प्रॉपर्टीज है बताएं, पढ़े। एडिट
पढ़ने को कहा था। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, द एडिटिव आइडेंटिटी इज यूनिक, दैट इज इफ u प्लस v प्लस u इज इक्वल टू v एंड देन u इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है भाई? वो कह रहे हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी है वो हमेशा यूनिक होगी। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम लिख रहे हैं कि v प्लस u जो है वो v के बराबर है, तो इसका मतलब है u क्या था, 0 था। फिर उन्होंने कहा है कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ v इज ऑल्सो यूनिक। ठीक है, जैसे जो है एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक है, इसी तरह एडिटिव इनवर्स भी यूनिक है। तो उन्होंने कहा है कि अगर हम कहेंगे कि u प्लस v जो है वो इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है u जो है वो v का ऑपोजिट था, माइनस v। फिर तीसरा उन्होंने क्या बताया कि 0 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है v वेक्टर के साथ और आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, तो हमारे पास 0 क्या था, स्केलर था। 0 स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है v के साथ तो 0 आ रहा है, और अगर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी वेक्टर 0 के साथ तब भी हमारे पास 0 आ रहा है। 5 में क्या लिखा है, इफ cv इज इक्वल टू 0, यानी कि एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर के साथ और आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, तो फिर वो कह रहे हैं कि दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो स्केलर 0 है या वेक्टर 0 है। 6 पॉइंट क्या है प्रॉपर्टी का, कि अगर नेगेटिव v जो है यानी कि इनवर्स ऑफ v जो है दोबारा माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो, तो हमारे पास वेक्टर ओरिजिनल v आ जाएगा। ये सारी तो आसान थी प्रॉपर्टीज। इसमें इन्होंने जो है सबसे पहली वाली प्रूफ की हुई है, इसका प्रूफ आप देख लीजिएगा क्लास। आई होप आपको समझ आ जाएगा, और अगर नहीं समझ आए तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसका प्रूफ आपको खुद देखना है। उसके बाद हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन का भी पढ़ा है क्लास। बताएं, लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा? नाम सुना है। ना सुना है? नो मिस। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास क्या है, क्या लिखा है, द नेक्स्ट एग्जांपल इलस्ट्रेट एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम in linear algebra written one of factor x as the sum of the scalar multiple of the other vectors। यानी कि एक वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है, दूसरे वेक्टर्स की स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो x है, द वेक्टर x इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन। जो वेक्टर x है जो लेफ्ट साइड पे होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा, किसका, जो बाकी वेक्टर्स जो है जिनका कॉम्बिनेशन है, वो जिनके कॉम्बिनेशन से वो बन रहा है। ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे डिफरेंट वेक्टर्स हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्केलर से। C1 इज अ स्केलर, कोई एक स्केलर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर 1 से, V1 से, प्लस दूसरा स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे वेक्टर से, फिर तीसरा स्केलर तीसरे वेक्टर से, और ये सारे एंड में ऐड हो रहे हैं। तो बेसिकली लीनियर यानी कि कॉम्बिनेशन बन रहा है, राइट साइड पे कॉम्बिनेशन है, और इन सब से एक वेक्टर बन रहा है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है एक्स। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स है ना वो कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इन्होंने उसकी एग्जांपल नंबर 6 में एट दैट इन्होंने एक्स दिया है, एक्स वेक्टर दिया है, एक्स वेक्टर में हमारे पास 3 कंपोनेंट है, -1 -2 -2। यू के अंदर हमारे पास 0,1,4 है, वी के अंदर हमारे पास 1,-2 है, एंड देव डब्ल्यू, बस 4 वेक्टर्स हैं। सी सच दैट वो कह रहे हैं आपको स्केलर फाइंड करना है, ऐसे कि आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्स है। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन, इन्होंने पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो एक्स है वो दिया, राइट हैंड साइड में
ए लिख दिया, ये मुझे पता नहीं है स्केलर क्या है, लेकिन मैंने पहले वेक्टर के साथ लिख दिया यू के साथ, प्लस दूसरे के साथ लिख दिया, फिर सी तीसरे वेक्टर के साथ लिख दिया डब्ल्यू के साथ, ठीक है। तो बेसिकली ए यू प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू। अब ये उन्होंने मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास जो आंसर आया वो इस फॉर्मेट में आया। इनको सिंप्लीफाई करके, यानी कि ए स्केलर है ना, वो सब कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर जो है पहले सबके पहले कंपोनेंट्स ऐड हो गए, ये पहली इक्वेशन, फिर सबके दूसरे कंपोनेंट्स ऐड हो गए, वो दूसरी इक्वेशन बनी, फिर सबके तीसरे कंपोनेंट्स ऐड हो गए, तीसरी इक्वेशन बनी। तो ये तीन इक्वेशंस बन गई, तीन उन्होंने, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपको सॉल्व करना आता है किसी भी मेथड से कर लें, या तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, गॉस से कर लें या क्रैमर से कर लें, जिस तरह आपका दिल चाहे इसको सॉल्व कर लें, आपको तीन वैल्यू मिल जाएंगी। तो तीनों स्केलर की वैल्यू मिल गई 1:2 और 1 सी की। तो ये वाली एग्जांपल नंबर 6 बताया, समझ आई? बी की -2 थी तो बी की -2 बी लिख दी, और सी का जो है वो -1 था तो -w लिख दिया। तो उन्होंने एक्स लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख दिया। इसके अंदर हमारे पास स्केलर की वैल्यूज भी हैं, ठीक है, ऊपर जनरलाइज था, अब इसमें स्केलर के साथ है। ट्राई यूजिंग वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन टू चेक दिस रिजल्ट। वो कह रहे हैं कि आप इसको सॉल्व करके देख भी सकते हैं कि आपके पास एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। चले, ये लास्ट टॉपिक है, फिर हमारे पास एक्सरसाइज है, फिर हम क्लास खत्म कर देंगे। आप लोग अभी भी इस बात पे फर्म है कि आपको दूसरे घंटे की क्लास नहीं लेनी है? मिस आज ले लें। चलो सही, मैं आज ले लेती हूँ। पढ़ लेना, बताएं मसला क्या है पढ़ाई करने में, तो बारिश भी नेट खत्म भी हो सही नहीं गई। चल रहा है, आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है, बहुत पढ़ाई नहीं आ रहा। इस बारिश में नहाना है यार। आज 2 घंटे लेंगे तो कल आप नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, और जो पढ़ाई का हर्ज होगा उसका क्या होगा? मैंने देखिए, मैंने आपको बोला है आपका नेट सही नहीं चल रहा, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया ना कि आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेगा। मैम रिकॉर्डिंग के टाइम इतने नहीं मिलते, क्लासेस हमें सुबह 9 बजे से 5 बजे तक प्लस क्लासेस हो रही है, और रिकॉर्डिंग टाइम नहीं मिलता मैम, रिकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हैं। और वीकेंड नेट पे पे सुन लीजिएगा, अब तो वीकेंड आ रहा है। कौन सा वीकेंड मिस? हमारे लिए कोई वीकेंड नहीं है। वीकेंड पे किसने क्लास रखी है? सब एक ले लिए, पूरी ही ले लें। इसमें भी क्लासेस चल रही होती है मैम, तो एक्स्ट्रा सही है ना, क्लास। फिर मुझे तो पूरी लेने दो, यानी कि तुमने पढ़ना ही नहीं है ना, अंडरस्टैंड हो गई हाँ हाँ मुझे मिस बात ले, आप समझ आ गई। कंटिन्यू करें। जी मिस आज पूरी ले लें, कल आप ना मिस आज भी ले ले, कल भी ले ले, कोई इश्यू नहीं है, आप ले। कभी बोलनी है ये। अटेंडेंस लगा दिएगा, जिसको नहीं पढ़ना लीव कर दो। अच्छा सही है, रिलैक्स। अच्छा, फिर वो क्या बात कर रहे हैं, वो यही वाली बात कर रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि वेक्टर्स जो है आपकी मर्जी है कि आपको किस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। वो पहली रिप्रेजेंटेशन उन्होंने बताई है कि आप टपल फॉर्म में लिख सकते हैं, एन टिपल्स की फॉर्म में। दूसरी वो कह रहे हैं कि या तो आप रो वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं या कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिर्फ यही बात उन्होंने नीचे लिखी है। फिर उसके बाद उन्होंने डिस्कवरी के अंदर, अच्छा डिस्कवरी पढ़ लेते हैं। डिस्कवरी में क्या लिखा है, is the vector 1,1 a linear combination of vector 1,2 and -2,4? Graph these vectors in the plane and explain your answer geometrically. Similarly, determine whether the vector 1,1 is a linear combination of the vector 1,2 and 2,1. What is the geometrical significance of these two questions? Is every vector in R2 a linear combination of the vector 1,2 and 2,1? Give a geometric explanation of your answer.
चले, ये दोनों क्वेश्चंस है, ये दोनों आप करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि फ्राइडे की क्लास में कल। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, मैं भी आंसर शेयर करूंगी, आप भी आंसर शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये कौन से होमवर्क है। क्वेश्चन? पहला होमवर्क क्या था बता रही हूँ। पहला होमवर्क था कि आपको प्रॉपर्टी देखनी थी कि प्रूफ हो रही है, जो मैंने ऊपर बताई थी। पेज नंबर, ये रहा पेज नंबर 4.3 थ्योरम की proof करनी है, और डिस्कवरी जो है वो वाला सवाल करना है। मैं चैट पे लिख देती हूँ, जिनको चैट शो नहीं होती मैं उनको व्हाट्सएप पे भी लिख दूंगी। थ्योरम 4.3 एंड डिस्कवरी, ये दोनों सवाल आपको करना है। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, उसके बाद इन्होंने बस रिप्रेजेंटेशन बताई थी मैट्रिसेस की, वो वेक्टर की, वो मैंने आपको बता दिया। वही चीज उन्होंने नीचे लिखी हुई है कि अगर दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो देखिए उन्होंने बोला कि हम उसको रो वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दोनों आराम से ऐड हो जाएंगे, या फिर आप दोनों को कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखें और इस तरह से ऐड करके लिख दें। तो रिप्रेजेंटेशन टोटली to you and depending on the question, ठीक है। उन्होंने रो फॉर्म में भी आंसर लिख के दिखा दिया और लिखा है, और तीसरा है जो हम ऑर्डर टेबल की फॉर्म में भी दिखा दिया। सो दीज आर 3 रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। फिर नीचे उसकी एक्सरसाइज भी बहुत आसान है। क्या लिखा है इन एक्सरसाइज 1 and 2? फाइंड द कंपोनेंट्स फॉर द वेक्टर शोन। हाँ भैया, ये तो रीड करके बता सकते हैं क्लास। कौन सा वेक्टर है पहले? मिस शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा, ठीक, अब हो गया। ओके। पता है x की क्या वैल्यू और y की क्या वैल्यू है इसमें? पहला वेक्टर क्या होगा? -3। -3 कहाँ से आ गया? 4,5। 4,5, यस। इसका टर्मिनल 4,5 है। इसका टर्मिनल क्या है? -6,3। -6,3, ठीक है। फिर डायरेक्टेड लाइन से रिप्रेजेंट द वेक्टर, ये आप आराम से कर सकते हैं। ग्राफ बनाना है इसमें, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद 7 से 10 में क्या कहा है उन्होंने? फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर एंड इलस्ट्रेटेड द इंडिकेटेड वेक्टर ऑपरेटेड ज्योमेट्रिकली, ठीक है। दोनों को वेक्टर्स बनाएंगे और उनके एडिशन करेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 11 से 16 में वो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, ये भी आप कर सकते हैं। 17 और 18 में क्या है, आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनको स्केच करना है। उसकी लेंथ बढ़ गई, एक की, दूसरी की नेगेटिव हो गई -3 और तीसरी की आधी हो गई, ये भी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 19, ये वाली 17 देखे, इसमें 17 में वेक्टर क्या दिया हुआ है? 2,1। जी। तो सबसे पहले आप 2,1 वेक्टर बनाएंगे, 0 से कनेक्ट कर देंगे। x की वैल्यू 2 और y की 1 है, तो अगर हम इसी में देखें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये देखें जो मैंने एरो बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है पार्ट ए क्या है कि 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लेंथ कितनी बढ़ जाएगी इसकी? 2 दफा और बढ़ जाएगी, यहाँ तक पहुंच जाएंगे अब, जी सही है, समझ गई। ठीक है। इसको ऑपोजिट -3 की तरफ चली जाएगी, यही नीचे -3 की तरफ चली जाएगी। और हाफ का क्या मतलब है, ये अगर ये 1 था तो इसको आधी हो जाएगी, हाफ इतनी हो जाएगी। तो ये आसान है, ये दिखने में लगता है बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बहुत मतलब 2-2 मिनट के सवाल है, ये ज्यादा लंबे नहीं है। तो बिल्कुल जैसे 17 है बिल्कुल वैसे 18 है। उसके बाद 19 से 24 में पढ़ रही थी कि इसमें इन्होंने अभी डायमेंशन की बात कर रहे थे,
एक्सरसाइज में आप 3 डायमेंशन ये भी आप लोग कर सकते बहुत आसान है बहुत। मुश्किल है भी नहीं वैसे ऑनेस्टली इसमें मुझे तो अभी तक एक भी सवाल नहीं समझ आ रहा कि इसमें मुश्किल है। तो देख लीजिएगा ग्रो थ्रू कर दीजिएगा। अब जैसे देखिए पेयर्स के अंदर सवाल है ना 29 से 32, तो आप सारे नहीं करें, आप सिर्फ एक कर लें, इसमें से एक पिक कर लें जिसका आंसर पीछे मौजूद है और वो चेक कर लेगा। यस मिस। क्या आपने बुक भेजी हुई ग्रुप में? ये आप वाली बुक है जो आपकी मिस फॉलो कर रही है? यस मिस, लेकिन ये असाइन नहीं हुई। क्या आप लोग के पास नहीं है? नो मिस लीनियर नो। अलजेब्रा के ग्रुप में है ये बुक। वो देख वो ये है, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा चले नेक्स्ट पे आते हैं मैम एक बार भाई। दोबारा सेंड कर दीजिएगा। मैं कर दूंगी अभी क्लास के बाद। मुझे ग्रुप पे रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं कर दूंगी। चले द थ्योरम 4.2 10 special properties of vector additions and scalar multiplication in Rn were listed। वो कह रहे हैं थ्योरम 4.2 में जो एडिशन की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई थी 10 Rn में, वो क्या है? सुटेबल डेफिनेशन ऑफ were listed. Suitable definitions of addition and scalar multiplications were revealed that many other mathematical quantities such as matrices, polynomials and functions also share these 10 properties। वो कह रहे हैं कि यही 10 properties जो है वो बहुत सारी चीजें शेयर करती हैं, यानी कि matrices भी शेयर करते हैं ये 10 properties, polynomials भी शेयर करते हैं और functions भी ये 10 properties शेयर करते हैं। Any set that satisfy these properties or axioms is called a vector space। वो कह रहे हैं कोई भी ऐसा सेट जो ये प्रॉपर्टीज जो कि एक्सियम्स भी कहलाते हैं, अगर ये सेटिस्फाई करे तो ये वेक्टर स्पेस कहलाता है। एंड द ऑब्जेक्ट इन द सेट आर कॉल्ड वेक्टर्स। और जो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो उस स्पेस में होते हैं, उस सेट में होते हैं, वो कहलाते हैं वेक्टर्स। It is important to realize that the next definition of vector space is precisely that, a definition. You do not need to prove anything because you are simply listing the axioms required of vector space। वो कह रहे हैं कि जो नीचे डेफिनेशन है वो बेसिकली सिर्फ डेफिनेशन है, आपको उसको प्रूव नहीं करना, वो सिर्फ एक्सियम्स की लिस्ट है जो बता रही है कि वेक्टर स्पेस के जो एक्सियम्स है उनकी लिस्ट है, यानी कि वो सेटिस्फाई करेंगे। This type of definition is called an abstraction because you are abstracting a collection of properties from a particular setting Rn to form the axiom from a more general setting। वो कह रहे हैं इस तरह की प्रॉपर्टीज का स्पेसिफिक नाम है, क्या नाम है? एब्स्ट्रैक्शन। कि आप एक प्रॉपर्टीज थी 10 एक्सियम से 10 प्रॉपर्टीज से उससे आप जनरल प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, ठीक है? अब वो जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज क्या है? अब वेक्टर की हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज 10 एक्सियम से, अब यही जो है वो 10 जो है वो वेक्टर स्पेस के लिए यूज हो रही है। अब सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि एक वी है जो वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल वी, ठीक है? लेट बी इज अ सेट, वी जो है उसके वो सेट है, ठीक है? उसके अंदर हमारे पास क्या है? लेट वी बी अ सेट ऑन विच टू ऑपरेशंस, उसमें 2 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। कौन से 2 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं? वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली बात उन्होंने की कि हमारे पास एक वी सेट है, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, ठीक है? उन वेक्टर्स पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो 2 तरह के हैं। पहला है वेक्टर एडिशन और दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये डिफाइन है और ये दोनों डिफाइन है कैसे? हमने जो प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी थी 4.32 थ्योरम में, जो बताया हुआ उन्होंने ऊपर, उसमें हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर एडिशन, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वही इसके अंदर भी है डिफाइन। इफ द
लिस्टेड एक्सियम्स आर सेटिस्फाई, ये कह रहे हैं कि जो नीचे लिस्टेड एक्सियम्स हैं ये सेटिस्फाई होंगे किसके लिए, यू वी डब्ल्यू वेक्टर्स के लिए, जो के वेक्टर जो वी के अंदर है सेट के, एंड एवरी स्केलर, हर स्केलर यानी कि हर रियल नंबर सी और डी से रिप्रेजेंट किया उन्होंने, सी एंड डी, देन वी इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस। तो वी जो है वो कहलाएगा वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस होने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, हमारे पास ये कंडीशन है कि 10 एक्सियम सेटिस्फाई होंगे, और वो 10 एक्सियम्स जो है वो किससे बने हुए हैं, वो स्केलर मल्टीपल और वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज से बने हुए हैं। तो अब इन्होंने इसको जो 10 एक्सियम्स है उनको ब्रेक कर दिया है, शुरू के जो 10 है वो एडिशन वाले हैं, और आखिर के जो शुरू के जो 5 है वो वाले हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, और बाकी के 5 जो है वो मल्टीप्लीकेशन के, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है। और हर प्रॉपर्टी के आगे उसका नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सारे एक्सियम्स जब सेटिस्फाई करेंगे तो वो कह रहे हैं कि जो वेक्टर्स इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेंगे वो कहलाएंगे, वो वी जो है, क्योंकि ये वी से बिलोंग करते हैं, यानी कि सारे वेक्टर्स जो है वो वेक्टर स्पेस यानी कि सेट ऑफ वेक्टर जो वी है उससे बिलोंग करते हैं। अगर ये सारे सेटिस्फाई करेंगे इन एक्सियम को, तो जो वी है जिससे ये सारे वेक्टर्स बिलोंग करते हैं, वो जो मेन सेट है वी, वो कहलाएगा वेक्टर स्पेस। अब ये खिचड़ी आके समझ आई? जो Yes ऊपर or का वैसे no? है सारे वही के सारे इसमें करना प्रॉपर्टी है ना। अगर होगी एक सेकंड, एक लड़की पहले बोल रही थी, पहले गर्ल्स फर्स्ट, यस। जो ऊपर करा है वही इसमें करना है। हाँ एग्जैक्टली वही करना है, वही 10 एक्सियम्स है। वो कह रहे हैं वही 10 एक्सियम्स अगर फुलफिल करेंगे तो वो जो है जिस वेक्टर सेट से हमने वेक्टर लिया है वो पूरा सेट कहलाएगा वेक्टर स्पेस। यस बॉयज में कुछ कह रहे थे? यस, बस यही पूछ रहा था। हाँ, बस फर्क इसमें ये है कि ये जितने भी वेक्टर हैं ये एक सेट से बिलोंग करते हैं वी से, और जब ये एक्सियम्स सेटिस्फाई करेंगे तो वो जो सेट है वी वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा। अगर में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो वो नहीं कहलाएगा वेक्टर स्पेस। हाँ जाहिर सी बात है। अच्छा, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसमें दो मेजर इसके वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स होते हैं, एक स्केलर मल्टीपल वाला और एडिशन वाला। अगर वो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बाकी ऑटोमेटिकली करते हैं। तो कौन हम से? जो है वो सिर्फ दो चेक करते हैं, जहां तक मुझे याद है, पहला, दोनों का पहला 1 और 6। अच्छा, इसमें देखें शायद नीचे कहीं लिखा हुआ भी होगा। It is important to realize that a vector space consisting of 4 entries, a set of vectors, a vector set, and a set of scalars and two operations. When you refer to a vector space, be sure all 4 entries are clearly stated or understood. Unless stated otherwise, assume that the set of scalar is a set of real number. The first two examples of vector space on the real next page are not surprising. They are, they are in fact the models used for the 10 vector space example. क्या examples हैं बस देख लेते हैं। तो is a vector space. The set of all ordered pairs in real number R2. वो कह रहे हैं कि जितने भी ordered pair होते हैं real number R2 के अंदर यानी कि 2 डायमेंशन के अंदर, ठीक है, उन्होंने जो V है जो सेट है वो बताया है कि उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग करते हैं जो रियल नंबर से हैं, ठीक है। विद द स्टैंडर्ड ऑपरेशन, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है किस चीज का, एडिशन का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो वेक्टर्स के, विद द स्टैंडर्ड ऑपरेशन इज अ वेक्टर स्पेस। तो वो कह रहे हैं कि वो होगा हमारे पास वेक्टर स्पेस, यानी कि जो सेट है वो हमने क्या लिया है, रियल नंबर्स का
क्या से रियल नंबर्स ऑर्डर्ड पेयर के सेट जो है वो उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, सारे नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स हैं। और वो वाला जो सेट है उसमें हम स्टैंडर्ड ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो वो बेसिकली वेक्टर स्पेस होगा। टू वेरीफाई दिस, look back at theorem 4.1 vector is the vector in this space have the form, वो 2 डायमेंशंस की हैं, 2 कंपोनेंट है। वो बोल रहे हैं कि भाई ये सारे सेटिस्फाई करेंगे। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप थ्योरम 4.1 वापस जाके देखें। तो थ्योरम 4.1 क्या था भाई? हमने वही 10 एक्सियम्स लिखे थे 2 डायमेंशंस के लिए और हमने कहा था ये सेटिस्फाई करेंगे। देखें थ्योरम 4.2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था n डायमेंशंस के लिए, ठीक है, जबकि 4.1 रिप्रेजेंट कर रहा था 2 डायमेंशंस के लिए। ये रहा, ये प्लेन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे थे, इसमें प्लेन की देखें 2 कंपोनेंट्स हैं, तो ये सारे सेटिस्फाई कर रहे थे, सारे सेटिस्फाई कर रहे थे। तो ये सारे सेटिस्फाई कर रहे थे, इसका मतलब है ये वेक्टर स्पेस है। जितने भी 2 डायमेंशन के अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स है वो सारे वेक्टर स्पेस है। पहले वाले को यूज करते हुए बताया कि ये वेक्टर स्पेस है। दूसरा फिर उन्होंने क्या बताया है, थ्योरम 4.2 को लेके, यानी कि हमने यही प्रॉपर्टी कही थी कि सारी प्रूफ करती है किसके लिए, एन डायमेंशन के लिए भी। तो वही कह रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स के लिए भी जहाँ पे हमारे पास रियल नंबर है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो है वेक्टर का जहाँ परफॉर्म हो रहा है ये भी वेक्टर स्पेस कराएगा, क्योंकि हमने थ्योरम 4.2 में ये बात की है कि ये 10 प्रॉपर्टीज जो है एन डायमेंशन के लिए वेरीफाई करती हैं। तो जब 10 प्रॉपर्टीज एडिशन वाली और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रूफ कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो है वो वेक्टर स्पेस का हिस्सा है, वो वेक्टर स्पेस है, क्योंकि 10 की 10 एग्जाम सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमने 4.2 में ये बात कंफर्म की, ठीक है। तो थ्योरम 4.1 और 4.2 को यूज करते हुए उन्होंने बता दिया, क्योंकि दोनों के 10 एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो वेक्टर स्पेस है। यानी कि जितने भी R2 के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, वो सारे वेक्टर स्पेस है। इसी तरह Rn के अंदर भी जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे, यानी कि एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के, वो सारे वेक्टर स्पेस है। ये बात आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो आप अपनी मर्जी से क्या करें, कोई से भी दो जो पहला एग्जांपल थी वो 2 डायमेंशन की थी ना, कोई भी 2 डायमेंशन के कंपोनेंट्स ले लें अपनी मर्जी से, ऑर्डर्ड पेयर ले लें, यूवी और यूवी डब्ल्यू 3, ठीक है, और 2 स्केलर ले लें कोई भी, और इस पे सारी ये प्रूफ कर लें, एक एक करके प्रूफ करेंगे। जब आप एक एक करके प्रूफ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे एग्जाम सेटिस्फाई हो रहे हैं। जैसे अगर मैं u प्लस वी की बात करूं, मैंने एक सपोज किया पॉइंट, हम सपोज करते हैं, कोई भी आप 2 मुझे ऑर्डर्ड पेयर बताएं। 2 4 1 2 डायमेंशन का है। 2 4 5 और 6। 2 4, एक सेकेंड, एंड दूसरा है 5,6। ठीक है, अगर हम 2,4 की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी कि u और v को ऐड करना है, ठीक है। तो पहला वाला वेक्टर मैं ले रही हूँ u और दूसरा वाला मैं ले रही हूँ v। तो जब मैं ऐड करूंगी u और v को, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा? 5 प्लस 2 क्या है? 7 7, और 6 प्लस 4 10 10। ठीक है, तो ये आया मेरे पास आंसर 7,10। तो 7,10 रियल नंबर है दोनों, ये उस सेट से बिलोंग करेंगे v के, यस ठीक है, क्योंकि हमने कहा
है कि बी ऐसा सेट है जिसमें सारे रियल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी बिलोंग करेगा, तो पहला वाला फुलफिल हो गया। दूसरा क्या है भाई, दोनों के एडिशंस जो हैं अगर मैं ऑपोजिट करूं तब भी सेम होंगे, ये तो आपको भी पता है लॉजिकली। यस। ठीक है, तीसरा वाला आप डब्ल्यू कोई भी सपोज करके कर ले, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। इसी तरह आप फोर कर सकते हैं। फोर क्या होगा, यू के अंदर मैं 0 वेक्टर ऐड करूंगी तो जाहिर सी बात है वही यू वापस मुझे मिलेगा 2,4। इसी तरह 5 के लिए जब मैं इसका ऑपोजिट लूंगी 2,4 का, 2,4 का ऑपोजिट क्या होगा, माइनस यू क्या होगा, -2 -4। -2 -4। गुड, तो ये दोनों ऐड होंगे तो मेरे पास 0 ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप खुद भी अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहते हैं वन बाय वन एक प्रॉपर्टी को लेके, तो आपको पता चलेगा कि सारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो मैंने आपको जैसे 2 डायमेंशन की करके दिखाई, आप n डायमेंशन की भी कर सकते हैं, तो ये सारी हमेशा सेटिस्फाई होंगी, इसलिए ये दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं। क्लियर है क्लास? यस। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 की थी ना हमने। हाँ, 1 और 2 कर ली। इसी तरह वो 3 और 4 बता रहा है, किसकी, वेक्टर स्पेस की। 3 पढ़ के बताएं, क्लास समझ आ रही है? थर्ड एग्जाम्पल वो किसकी बता रहा है, मैट्रिसेस की बता रहा है। क्या डायमेंशन लिया उन्होंने मैट्रिसेस की, 2/3। 2/3। वो कह रहे हैं कि अगर हम वेक्टर स्पेस, द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2/3 मैट्रिसेस, यानी कि जितने भी 2/3 के मैट्रिसेस हैं वो भी सेटिस्फाई करेंगे ये 10 एक्सियम्स, और ये सारे भी वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, शो दैट द सेट ऑफ 2/3 मैट्रिसेस विद द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज अ वेक्टर स्पेस। तो उन्होंने सोल्यूशन में क्या दिया है, if A and B are 2x3 matrices and C is any scalar, then A, B and C, A are also 2x3 matrices. The set is therefore closed under matrix multiplication and scalar multiplication. Moreover, the other 8 vector spaces axioms follows directly from theorem 2.1 and 2.2 section 2 can conclude that the set is vector space, vector in this space have the form। वही वाली बात मैंने आपको बताई थी ना कि जब हम प्रूफ करने शुरू करते हैं तो हम यूजुअली देखते हैं कि ये दोनों एग्जाम्स सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं, यानी कि 1 और 6। अगर 1 और 6 सेटिस्फाई हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि बाकी भी सेटिस्फाई करेंगे। तो वही चीज इन्होंने लिखी है। आप उन्होंने 1 बताया कि A+B अगर हम करेंगे तो जो भी सेट आएगा वो 2, मतलब 2x3 का ही आएगा, क्योंकि डायमेंशन तो चेंज नहीं होती ना एडिशन में। और अगर हम C को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे A मैट्रिक्स से जो कि 2/3 था, तो जाहिर सी बात है उसकी भी डायमेंशन चेंज नहीं होगी, तो जो आएगा मैट्रिक्स वो भी 2x3 से ही करेगा। और हमने सारे मैट्रिसेस लिए हैं जो कि 2x3 से बिलोंग करते हैं, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको उन्होंने नाम दिया हुआ है क्लोज अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, और दूसरा स्केलर मल्टीपल, यानी कि पहली प्रॉपर्टी का नाम ये था, दूसरी जो छठी है उसका स्केलर मल्टीपल की है।
और थ्योरम 2.1 और 2.2 में क्या है भाई? पीछे जाके देखना पड़ेगा। 2.1 और 2.2 चैप्टर 2 मैट्रिसेस का था, यस। पूरा पढ़ा था। सी 2.13 है ये तो। 2.10 2.1 और ये मैट्रिक्स आ गया। 2.1 और 2.2 तो बहुत ही बेसिक थ्योरम होगा इसका। ये है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला है और एडिशन वाला है। एडिशन डेफिनेशन आ रही है थ्योरम की तरफ में। हम्म, थ्योरम इसमें नहीं है, डिस्कवरी है ये तो। पार्शलाइजेशन है। 2.1 में तो थ्योरम है ही। ये 2.1 बेसिकली बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो ही छह उन्होंने का ये होल्ड करती हैं, तो उन्होंने उन्होंने मेहनत बिल्कुल भी नहीं की। उन्होंने पिछली रिकॉल कर दिया थ्योरम में, कि आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये इसके लिए मैट्रिसेस के लिए प्रूव होंगी, एम क्रॉस एन डायमेंशंस के लिए, और स्केलर जो है इसके अंदर है। तो ये छह प्रॉपर्टीज उन्हीं प्रॉपर्टीज से बिलोंग करती हैं 2.1 की, और 2.2 भी यही होगा, ये रहा। तो जब ये बिलोंग मैट्रिसेस भी और नेगेटिव मैट्रिसेस भी है, तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला भी है। तो उन्होंने उसी को यूज किया है कि अगर आप 2.1 और 2.2 को रिकॉल करें, तो हमने जो है बताया हुआ है कि सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, तो इसीलिए वो उन्होंने वापस से उसको प्रूव नहीं किया, और उन्होंने सिंपली लिख दिया कि ये दोनों ये वेक्टर स्पेस है, जितने भी 2x3 मैट्रिसेस में बिलोंग करेंगे मैट्रिसेस। इसी तरह फिर उन्होंने किसके लिए किया, एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए किया। एग्जाम्पल नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा है, अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 और लेस। उन सब के लिए भी वो कह रहे हैं कि ये होल्ड करेगा, किसके लिए, इन सब के लिए। फोर और 5। चले आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। एग्जाम्पल नंबर कहाँ तक किया हमने? 3 तक किया ना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 आप कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो मैंने होमवर्क में आपको कितनी चीजें दी है क्लास? 3 चीजें दी हैं। एक तो मैंने थ्योरम 4.3 का प्रूफ दिया है, फिर डिस्कवरी दी थी उसकी। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल 4 करने को दी ऑफ सेक्शन चैप्टर 3 कर रहे हैं ना? नहीं, 4.1 कर रहे हैं, 4.1 की। 4.1 भी नहीं, 4.2 का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी कल है फ्राइडे को, कितने बजे? 2 बजे, राइट? मिस कल 2:30 बजे तक रख लें। 2:30 रख लेते हैं, ठीक है, 2:30 रख ले। 2:30 का मास मतलब फिर पढ़ने आ 2:30 है। 2:30 तक आ जाइएगा सब, ठीक है? जी मिस आ जाएंगे। कल 3। नहीं, आप इतना पहनने की जरूरत नहीं है, 2:30 काफी है। इंशाल्लाह मिस, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले, वैसे तो मुझे नहीं लगता बारिश कहीं भी हो रही होगी अभी, लेकिन आगे जब होगी तो आप एंजॉय कर लीजिएगा। मिस बारिश तो खत्म हो गई मिस।